आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पॉइंट टू बी नोटेड में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। आज का हमारा टॉपिक है लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका जो सिद्धांत है, इन्होंने 1958 में अपना ये सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत? नैतिक विकास का सिद्धांत। तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत 1958 ईस्वी में दिया था। ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? ये अमेरिका के थे। ये अमेरिका के एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे, लॉरेंस कोहलबर्ग। अब इनके सिद्धांत में नैतिक वर्ड आया है, शब्द आया है, तो उसको हम समझ लेते हैं कि क्या होता है नैतिकता, मोरालिटी क्या होती है। ये वह गुण है जिससे हम सही गलत की पहचान करते हैं। तो नैतिकता क्या है? वह गुण है जिससे हम सही या गलत की पहचान करते हैं। और ये कहाँ से हम सीखते हैं? ये सामाजिक परिवेश से हम सीखते हैं कि क्या हमारे साथ जो हो रहा है, जो घटनाएं घट रही हैं समाज में, तो उसमें क्या सही है क्या गलत है, वो सामाजिक परिवेश से ही वो सीखता है। जो बालक है जब जन्म लेता है तो उसके अंदर ना तो नैतिक गुण होते हैं और ना ही अनैतिक गुण होते हैं, और वह नैतिक और अनैतिक कहाँ से सीखता है? अपने सामाजिक परिवेश से, सामाजिक वातावरण से। और वो क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो सब समाज से ही सीखता है। तो वही होती है हमारी नैतिकता। अब आते हैं कोहलबर्ग के अनुसार उन्होंने क्या कहा था कि जो होती है वो सीधी रेखा में नहीं होती है। तो हम जानते हैं विकास क्या होता है। हर बच्चे में विकास जो होती है वो अलग अलग है। किसी में विकास धीमा होता है, किसी में विकास तेज़ी से होता है। कभी क्या होता है, विकास धनात्मक होता है, कभी विकास ऋणात्मक होता है। तो कहने का मतलब विकास जो होती है वो सीधी रेखा में नहीं होता है, बल्कि विकास नैतिक दुविधा का परिणाम होता है। बच्चा उसी में फंसा रहता है, नैतिक दुविधा में। उसी को क्या कहते हैं? नैतिक तड़कड़ा कहते हैं। ये किसने कहा था? कोहलबर्ग ने। तो कोहलबर्ग ने क्या कहा था? विकास सीधी रेखा में नहीं होता है, बल्कि विकास नैतिक दुविधा का परिणाम है, जिसे नैतिक तड़कड़ा कहते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिए, कोहलबर्ग ने क्या कहा था। इन्होंने 4 वर्ष से लेकर 16 वर्ष के बच्चों से इन्होंने जो है फैक्ट को इकट्ठा किया, तथ्यों को इकट्ठा किया और उसका विश्लेषण किया। उसके बाद इन्होंने अपने सिद्धांत को प्रतिपादित किया। तो कितने से? 4 वर्ष से लेकर 16 वर्ष तक के बच्चों से तथ्यों को इकट्ठा किया, उसका विश्लेषण किया, तब जाकर उन्होंने अपना सिद्धांत जो है वो प्रतिपादित किया था। इन्होंने क्या कहा कि नैतिक विकास की कुल 6 अवस्थाएं होती हैं। इन्होंने क्या बताया कि बच्चे में जो नैतिक विकास होता है वो कुल 6 अवस्थाओं से होकर होता है। इसीलिए इनके सिद्धांत को क्या नाम कहते हैं? अवस्था सिद्धांत। अब इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा। जैसे जीन पियाजे का भी हमने बताया था, उनके भी सिद्धांत को क्या कहते हैं? अवस्था का सिद्धांत, क्योंकि उन्होंने भी 4 अवस्थाओं में बांटा था। तो कन्फ्यूजन मत होइएगा, दोनों को अवस्था का सिद्धांत कहा गया है। क्वेश्चन जैसा भी पूछेगा आप अपने हिसाब से कर दीजिएगा। तो लेकिन उन्होंने क्या किया, इन 6 अवस्थाओं में 2-2 अवस्थाओं को एक साथ रखकर 3 स्तरों में बांट दिया। हर स्तर में 2-2 अवस्थाओं को अलग अलग बांट दिया, तो इस तरह वो 3 स्तर में बट गया। तो ये 2 चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर पूछेगा कि कोहलबर्ग के सिद्धांत को कितने अवस्थाओं में बांटा गया है, तो वो 6 अवस्थाओं में बांटा गया है। और अगर स्तर पूछेगा तो वो 3 स्तरों में बांटा गया है। तो ये दोनों चीज़ आप अपने दिमाग में रख कर चलिए। तो 3 स्तर वो कौन कौन से हैं? पहला है हमारा पूर्व नैतिक या पूर्व
रूढ़िवादी या पूर्व परंपरागत, इसी को पूर्व परंपरावादी अवस्था भी कहते हैं। तो इतने नामों से इनकी पहला जो स्तर है जाना जाता है, पूर्व नैतिक, पूर्व रूढ़िवादी, पूर्व परंपरागत अवस्था। इसमें 2 अवस्थाएं आती हैं। यहाँ पे अवस्था लिखा है तो उसके लिए आप कन्फ्यूज मत होइए, इस पे स्तर भी आप लिख सकते हैं कि पूर्व नैतिक या पूर्व रूढ़िवादी या पूर्व परंपरागत स्तर। और प्रत्येक स्तर 2 अवस्थाएं हैं। पहला है आज्ञा एवं दंड की अवस्था, दूसरा है हमारा अहंकार की अवस्था। ये पहले स्तर में आता है। पूर्व नैतिक या पूर्व रूढ़िवादी स्तर में आता है आज्ञा एवं दंड की अवस्था और अहंकार की अवस्था। दूसरा हमारा है स्तर नैतिक रूढ़िवादी परंपरागत अवस्था। इसमें पहले अवस्था है प्रशंसा की अवस्था, दूसरा है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। तो ये 2 अवस्थाएं आते हैं नैतिक रूढ़िवादी या परंपरागत स्तर में। अगला है तीसरा स्तर उत्तर नैतिक, उत्तर रूढ़िवादी या उत्तर परंपरागत स्तर। तो इसमें भी 2 अवस्थाएं आती हैं, सामाजिक समझौते की अवस्था और सार्वभौमिक सिद्धांत की अवस्था। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि 3 स्तर और 6 अवस्थाएं इन्होंने बताया है। अब आते हैं पहला स्तर जो है हमारा, एक एक करके देखते हैं। पहला है हमारा पूर्व नैतिक, पूर्व रूढ़िवादी, पूर्व परंपरागत अवस्था या स्तर बोलते हैं इसको। तो इसको जो है उन्होंने कोहलबर्ग ने 4 से 10 वर्ष में कहा है। इसकी जो अवधि है पूर्व नैतिक या पूर्व रूढ़िवादी या पूर्व परंपरागत अवस्था जो है या स्तर जो है वो उन्होंने इसकी अवधि कितनी बताई है, 4 से 10 वर्ष बताई है। तो इसमें जो पहला हमारा है अवस्था वो है आज्ञा एवं दंड की अवस्था, स्टेज ऑफ ऑर्डर पनिशमेंट, ऑर्डर एंड पनिशमेंट। इस अवस्था में बच्चे प्रतिष्ठित शक्तिशाली व्यक्ति व माता पिता के प्रति सम्मान दिखलाते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं इस अवस्था में, वो अपने माता पिता के प्रति, अपने बड़ों के प्रति या कोई भी जो शक्तिशाली व्यक्ति है या प्रतिष्ठित व्यक्ति है, समाज में उसका प्रतिष्ठा है, तो उसके प्रति क्या दिखाते हैं, वो सम्मान दिखाते हैं, सम्मान दिखलाते हैं और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। अगर वो कुछ भी कहते हैं करने के लिए तो उनका पालन करते हैं। तो वो ऐसा क्यों करते हैं, ताकि उन्हें दंड ना मिल सके। तो इसी वजह से वो अपने बड़ों के, अपने माता पिता या कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है, शक्तिशाली व्यक्ति है, उन सभी का वो आदर करता है, सम्मान करता है और उनके आज्ञा का पालन करता है। इसीलिए करता है कि ताकि हमें उनसे कोई दंड ना मिले। और इनका जो है, इनके ऊपर इनके माता पिता का जो है पूर्ण नियंत्रण रहता है। वो अपने माता पिता के नियंत्रण में कार्य करते हैं। तो यही होती है आज्ञा एवं दंड की अवस्था। इस प्रकार जो है नैतिक विकास की जो शुरुआत होती है, शुरुआत की जो अवस्था होती है, तो उसमें दंड को ही क्या किया जाता है, बच्चों की नैतिकता का मुख्य आधार माना जाता है कि दंड के आधार पर ही बच्चों में क्या है, शुरुआत में नैतिक विकास होती है। अगला है हमारा अहंकार की अवस्था। पहले स्तर का दूसरा अवस्था है अहंकार की अवस्था, स्टेज ऑफ ईगो बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, स्टेज ऑफ ईगो, अहंकार की अवस्था। इस अवस्था में क्या होता है, बालक अहम केंद्रित होता है। अहम केंद्रित का मतलब वो बस अपने बारे में सोचता है, दूसरे के बारे में और दूसरे की इच्छाओं के बारे में वो कुछ नहीं सोचता है। और बच्चा स्वार्थी के समान व्यवहार करता है, वो केवल अपने बारे में ही सब कुछ करता है। जो भी काम करेगा बस अपने लिए करेगा, दूसरे के बारे में कुछ नहीं सोचेगा। इसलिए स्वार्थी जैसा व्यवहार करता है और अपने अंदर अहंकार की भावना, उसके अंदर क्या आ जाती है, अहंकार की भावना आ जाती है। उसे लगने लगता है कि वही बात सही है जिसमें बराबरी का लेन देन हो। बराबरी का लेन देन का मतलब होता है कि वो जो चाहता है दूसरों से, वो दूसरे के लिए जो करता है वही वो चाहता है कि वो मेरे लिए भी करे। तो यही होता है बराबरी लेन देन। तो उसे लगता है कि वही बात सही है जिसमें बराबरी का लेन देन हो, अर्थात
जब वो दूसरे की कोई इच्छा पूरी कर दे तो वो चाहता है कि वो हमारी इच्छा भी पूरी करे। तो यही होता है बराबरी का लेन देन। तो उसे यही बात सही लगती है कि जैसा हम दूसरों से करें, दूसरों के साथ, वही वो जो है मेरे लिए भी वैसा ही करे। निर्धारित मानकों के अनुसार अच्छे बुरे का निर्णय नहीं कर पाता। तो इस अवस्था में जो है वो अच्छे बुरे का निर्णय नहीं कर पाता। दूसरा हमारा स्तर है नैतिक, रूढ़िवादी, परंपरागत स्तर या अवस्था। इसको उन्होंने अवधि कितनी बताई है? 10 से 13 वर्ष। तो कोहलबर्ग ने नैतिक, रूढ़िवादी और परंपरागत स्तर को उनकी जो अवधि है कितनी बताई है? 10 से 13 वर्ष बताई है। इसके पहले कितना था? 4 से 10 वर्ष। इसमें क्या है? बच्चों का जो व्यवहार है उनकी माता पिता या किसी बड़े व्यक्ति द्वारा बनाए गए नियमों पर आधारित होता है। तो दूसरे स्तर में क्या होता है कि जब बच्चा दूसरे स्तर में पहुंचता है तो बच्चे का जो व्यवहार होता है वो उनके माता पिता और बड़ों के द्वारा बनाए गए जो नियम कानून हैं उसी के अनुसार उनका व्यवहार होता है। कि माता पिता क्या कहते हैं बच्चों से, जब वो इस अवस्था में आते हैं तो कहते हैं यहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना है। तो बहुत सारे नियम बनाते हैं, नियम कानून बना देते हैं उनके लिए बच्चे, जिससे क्या होता है बच्चे उसी के अनुसार अपना कार्य करते हैं। इसमें जो है पहली अवस्था क्या है? दूसरे स्तर की पहली अवस्था प्रशंसा की अवस्था, स्टेज ऑफ अप्रिसिएशन। क्या है? स्टेज ऑफ अप्रिसिएशन। इसको बोलते हैं प्रशंसा की अवस्था। इस स्टेज में जब भी बच्चा आता है, कुछ भी करता है, तो वो क्यों करता है? वो केवल प्रशंसा पाने के लिए करता है। वो ऐसे ऐसे कार्य करता है जिससे लोग क्या करें? उसकी प्रशंसा करें। तो यही होती है प्रशंसा की अवस्था। समाज में अच्छा लगने वाला व्यवहार, वह समाज के लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करता है जिससे उसको प्रशंसा मिले। तो समाज को अच्छा लगने वाला व्यवहार करता है। बच्चे के अंदर जो भी चिंतन है, चिंतन का स्वरूप है, वो समाज और उसके परिवेश से निर्धारित होता है। मतलब समाज के जो लोग हैं, घर परिवार के जो लोग हैं, आसपास के जो लोग हैं, वो क्या करते हैं? उससे वार्तालाप करते हैं, उससे कुछ बताते हैं, उससे कुछ सिखलाते हैं। उसी चीज़ों का वो अनुसरण करके क्या करता है? चिंतन करता है। कि कोई भी कार्य करने से पहले वो चिंतन करता है कि ऐसे लोग करते हैं तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। तो ये सब चिंतन जो है वो सब समाज और उसके परिवेश से ही निर्धारित किए जाते हैं उसके। इसमें जो है सफल अच्छे लड़के या अच्छी लड़की के उदाहरण दिए जाते हैं। मतलब इस अवस्था में जब बच्चा आता है तो उसके माता पिता या बड़े क्या करते हैं कि उन्हें सफल बनाने के लिए क्या करते हैं? उदाहरण देते हैं। अच्छे बच्चों का, अच्छे लड़कियों का उदाहरण देते हैं कि वो देखो ऐसा कर रहा है, वो ऐसे पढ़ता है, तो तुम्हें भी ऐसा करना चाहिए। तो इस तरह के उदाहरण देते हैं। इसीलिए इस अवस्था को भी अच्छा लड़का या अच्छी लड़की की अवस्था भी बोला जाता है। इसको जो प्रशंसा की अवस्था है उसी को अच्छा लड़का या अच्छी लड़की की अवस्था भी कहा जाता है। इस चीज़ को आप याद रखिए। सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था, दूसरे स्तर की दूसरी अवस्था जो है वो सामाजिक अवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। तो बच्चे क्या करते? वो समाज के जो नियम कानून बनाए गए हैं वो उसको धीरे धीरे क्या करते हैं? समझने लगते हैं और उसका पालन करने लगते हैं। तो यही होती है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की व्यवस्था। बच्चे के नैतिक विकास की अवस्था सामाजिक आदेश, मतलब सामाजिक नियम जो कुछ बने हैं, जो कुछ नियम कानून हैं, न्याय, जो भी कर्तव्य हैं समाज के प्रति, उसी पर आधारित होती है इनकी नैतिक विकास की अवस्था। इसी को कहते हैं सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था आ जाती है उनके अंदर। यह अवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। क्यों? क्योंकि बच्चा समझने लगता है कि सामाजिक जो नियम कानून बनाए गए हैं उसके विरुद्ध अगर कोई कार्य कर रहा है तो अब वो अनैतिक कार्य है। तो क्या है? वो समझने लगता है कि जो हम नियम कानून बनाए गए हैं वो हमारे हित के लिए बनाए गए हैं और वो उसके विरुद्ध जो भी कोई कार्य करता है वो अनैतिक होता है, ऐसा वो समझने लगते हैं। धीरे धीरे बच्चा सोचता है कि समाज के
समाज अच्छे से चल सके, इसके लिए कानून द्वारा बनाए गए दायरे के अंदर ही वो अपना कार्य करते हैं, कानून के दायरे में रहकर ही अपना कार्य करते हैं। तो ये थी। अब है हमारा तीसरा और अंतिम स्तर है उत्तर नैतिक या उत्तर रूढ़िवादी या उत्तर परंपरागत अवस्था। इसकी अवधि कितनी है? 13 से 16 वर्ष, कहीं कहीं 17 वर्ष भी दिया रहता है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा, 13 से 16 या 17 वर्ष। तो उत्तर नैतिक, उत्तर रूढ़िवादी, उत्तर परंपरागत अवस्था जो तीसरा और अंतिम स्तर है इनका। इसमें क्या कहा गया है कि जब बच्चा इस अवस्था में आता है, बच्चे का नैतिक आचरण पूर्णतः आंतरिक नियंत्रण में होता है। मतलब बच्चा जो भी अपना नैतिक आचरण करता है वो उसके नियंत्रण में रहता है। मतलब वो अपने विवेक से करता है। भाई कोई भी कार्य करता है या कोई भी आचरण करता है तो अपने विवेक से करता है, वो अपने खुद के नियम बनाकर करता है। वो जो समाज के नियम बनाए गए हैं उससे थोड़ा उठकर अपना नियम बनाता है और अपने नियम के अनुसार अपना कार्य करता है। यह नैतिकता का सबसे उच्च स्तर माना जाता है। तो ये नैतिकता का सबसे उच्च स्तर होता है। उत्तर नैतिक, उत्तर रूढ़िवादी या उत्तर परंपरागत अवस्था, ये नैतिकता का सबसे उच्च स्तर होता है। इसे ही वास्तविक नैतिकता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक नैतिकता। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। उत्तर नैतिक जो तीसरी उनकी अवस्था है उसको वास्तविक नैतिकता कहते हैं। अब इसमें दो अवस्था जो आते हैं, पहला हमारा सामाजिक समझौते की अवस्था। तो सामाजिक समझौता मतलब समाज के साथ समझौता करना, सामाजिक अनुबंध करना, उनके साथ बॉन्ड बनाना, इसे क्या कहते हैं? इसे सामाजिक अनुबंध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सामाजिक अनुबंध भी कहते हैं। इस अवस्था में जब बच्चा आता है तो वो समझने लगता है कि हमारा दायित्व है कि समाज के नियमों का पालन करें। और क्योंकि ये हमारे हितों की रक्षा करते हैं। तो बच्चा धीरे धीरे समझने लगता है जब इस अवस्था में आता है, तो वो अपनी दायित्व जो समाज के प्रति है, जो दायित्व उसका बनता है, वो समझने लगता है। क्योंकि समाज जो है, हमारे समाज के जो सदस्य हैं उनका क्या करता है? समाज उनके हितों की रक्षा करता है। इसीलिए हमारा दायित्व बनता है समाज के नियमों का पालन करना। परंतु वह इस अवस्था में यह भी समझने लगता है कि समाज की सहमति से सामाजिक नियमों को बदला भी जा सकता है। तो वो इस अवस्था में आते आते ये भी समझने लगता है, वो नियमों का पालन तो करता ही है, लेकिन ये भी वो समझने लगता है कि समाज में जो नियम कानून बनाए गए हैं वो समाज को हितों की रक्षा के लिए तो बनाए गए हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर समाज की सहमति से उनके नियमों को जो है बदला जा सकता है। तो वो समझने लगते हैं इस अवस्था में। अब अंतिम स्तर का अंतिम अवस्था है दूसरी अवस्था, सार्वभौमिक सिद्धांत की अवस्था, स्टेज ऑफ यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। तो सार्वभौमिक सिद्धांत की अवस्था में क्या है? इस अवस्था में व्यक्ति के अंदर अच्छे बुरे, उचित अनुचित आदि विषयों पर स्वयं के व्यक्तिगत विचार विकसित हो जाते हैं। तो क्या होता है, बच्चा जब इस स्टेज में आता है उसके अंदर अच्छे बुरे, उचित अनुचित जो भी उसके अंदर ऐसे विचार उत्पन्न होते हैं, अच्छे बुरे, उचित अनुचित, उसका जो है वो विचार करके खुद का अपना नियम कानून बनाने लगता है। तो ये इस अवस्था में होता है, सार्वभौमिक सिद्धांत की अवस्था में होता है कि वो सब कुछ समझने लगता है कि अच्छा क्या होता है, बुरा क्या होता है, उचित क्या होता है, अनुचित क्या होता है। उन सब चीज़ों को लेके अपने वो व्यक्तिगत विचार उत्पन्न करता है और उसी के आधार पर अपने नियम कानून को बनाता है और उसी के आधार पर चलता है। और इस टाइम क्या होता है, इस अवस्था में बालक अपने विवेक का प्रयोग करता है। जो भी कार्य करता है वो अपने विवेक, अपने बुद्धि के आधार पर करता है। मतलब जो उसे सही लगता है उसी को वो करता है। इसीलिए इस अवस्था को क्या कहा गया है? विवेक की अवस्था। तो विवेक की अवस्था किसको कहा गया है? सार्वभौमिक सिद्धांत की अवस्था को विवेक की अवस्था भी कहा जाता है। ये चीज़ आप याद रखिए, ये सब 1 नंबर में पूछा जा सकता है।
तो वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। ज़रूर कमेंट करिए कैसी लगी वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।